आदाब नाज़रीन, 8 बजने जा रहे हैं। मैं हूं इमरान खान, लेकर हाजिर हम आज का मुद्दा जी सलाम पर। आज सुबह से हम लगातार बहुत आसान लफ्जों में आपको समझाने की, बताने की कोशिश कर रहे हैं। हम खुद भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बजट एक ऐसा इशू होता है कि एक लिमिट के बाद से जो है वो कहीं ना कहीं समझ में आना बाहर हो जाता है। ऐसे में स्पेशलिस्ट जो खास तौर से माहिर होते हैं उनसे समझना पड़ता है, और बहुत आसान लफ्जों में हमने इंतजाम किया है कि आप तक बात पहुंचे, ताकि आपको भी चीजें समझ में आए, गहराई के साथ भी और आसानी के साथ भी। तो यह हमारी कोशिश है। आइए शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव 2019 से पहले मरकजी हुकूमत पहले से चली आ रही रिवायतों की पासदारी करते हुए आज उबूरी बजट लेकर के आई। परंपराओं को भी तोड़ा गया है कुछ मामलों में। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले किसानों को राहत, टैक्स पेयर को राहत पहुंचा करके पीएम मोदी की सरकार ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। और ये कहा जा रहा है, अब तो बीजेपी के लोग कह रहे हैं आज सुबह से कि ये तो अभी ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो पीयूष गोयल ने इनकम टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया। आज पीयूष गोयल ने टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत देते हुए टैक्स स्लैब 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक करने का ऐलान कर दिया। मोदी सरकार ने अपने बजट में टैक्स पेयर का खुसूसी ख्याल रखा, साथ ही किसानों को भी साधने की कोशिश की गई है। और आम चुनाव के बाद मई में चुनकर आने वाली जो नई सरकार होगी वो जुलाई में इस पूरा मुकम्मल बजट पेश करेगी, और इससे पहले इक्तिसादी सर्वे पार्लियामेंट में पेश किए जाएंगे। आज के मुद्दे में इसी पर हम बात करेंगे, बहस करेंगे, और दिन भर से आप जी सलाम पर बहुत आसान बहस सुन रहे हैं, समझने की हम सब कोशिश कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या राहत का ये बजट मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक है? तो ये छठा बजट 2019 के लिए एक तरह से छक्का है। छठा बजट मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक, छक्का। और कहीं ना कहीं मजदूरों को बेशुमार गिफ्ट मिले ऐसा लगता है। टैक्स को लेकर के बड़ा ऐलान हुआ है, आम आदमी खुश है ऐसा समझ में आता है। अब मुझे तो इतना ज्यादा समझ में नहीं आ रहा, और आप लोगों को बहुत सारी बातें समझ में आ गई होंगी, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी, क्योंकि मैं आपकी तरह हूं, आपके बीच का हूं, तो आपको बहुत आसानी से समझाने की और कोशिश करूं, और मैं खुद भी समझ लूं। क्योंकि जितना आसानी से हम समझ नहीं हो सकता, कहीं किसी को कंफ्यूजन हो, कोई परसेप्शन लेकर चला जाए और लोगों को लग रहा हो कि ये तो ऐसा हो रहा है जबकि ऐसा नहीं हो। तो वो मैंने अपने साथ बहुत स्पेशलिस्ट, बहुत खास माहिर लोगों को बिठाया है, उनसे मैं बात करूंगा और उनका तारुफ मैं आपसे करवाना चाहूंगा। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ फरमा है सुनील गर्ग साहब हैं, टैक्स मामलों के एक्सपर्ट हैं, आप सीए हैं। सर खैर मकदम है आपका। आप बड़े बड़े चैनल्स में आप लगातार बने हुए थे, आप हमारे साथ भी हैं, हमारे इस बड़े चैनल में आप भी आए हैं, आपका शुक्रिया। प्रिया शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की लीडर हैं और अक्सर अपनी पार्टी का मौक़िफ़ बहुत ही जारहाना अंदाज से, आक्रामक अंदाज से रखती हैं, आपका शुक्रिया। कमलाकर त्रिपाठी जी कांग्रेस के लीडर हैं, सीनियर लीडर हैं, उनसे भी समझेंगे कि क्यों इतनी आलोचना आप लोग कर रहे हैं, क्यों इसे आप लोग जुमला करार दे रहे हैं, इस पर भी बात करूंगा। प्रोफेसर डॉक्टर सौरभ अग्रवाल साहब हैं, प्रोफेसर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस में, सुबह से हमारे साथ हैं, बीच बीच में आप इनको हमारे चैनल से भी सुनते रहे। इनसे मैं और बात और चीजें समझने की कोशिश करूंगा। और मैंने अपने साथ उज्जैन से जोड़ा है डॉक्टर गुलरेज शेख साहब को, जो कि एक राजनीतिक स्तंभकार हैं और जिनको पॉलिटिकल कॉलमिस्ट कह सकते हैं, वो इस वक्त हमारे साथ है। सर खैर मकदम है आपका, स्वागत है आपका। चलिए शुरुआत करते हैं, क्योंकि आप हिंदी बहुत अच्छी बोलते हैं गुलरेज साहब, इसलिए आपका स्वागत है। उर्दू वाला चैनल है इसलिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सर हमारे साथ बहुत अच्छे मेहमान हैं, तो मैं सबसे पहले, जैसा कि इस प्रोग्राम का तरीकाकार है, 2 मिनट में, माफ कीजिएगा, 2 मिनट में जो है आपको अपनी बात रखनी है पहले दौर में। सबसे पहले इस विषय को लेकर, इस मौजू पर को लेकर, तो मैं सुनील गर्ग जी से शुरुआत करता हूं। सुनील जी 2 मिनट में जरा मुझे समझा दीजिए, आप चूंकि टैक्स मामलों के एक्सपर्ट हैं, तो ये टैक्स के हवाले से जरा मुझे समझा दीजिए, ये जो मिला है ये क्या वाकई सचमुच में मिला है? देखिए इमरान जी, सरकार ने सचमुच में दिया है। जब ये खबर आई थी कि 5 लाख का स्लैब कर दिया गया, उसके बाद खबर आई स्लैब नहीं किया, 87A की रिबेट दी गई है, तो लोगों ने कहा कि ये जुमला है, छलावा है। ये जुमला और छलावा नहीं है, इसमें वित्त मंत्री ने थोड़ी चतुराई की है। चतुराई क्या की है कि अगर आप स्लैब बढ़ा देते 2.5 लाख से 5 लाख, तो होता क्या कि जिसकी इनकम 1 करोड़ रुपए है उसको भी 14,000 रुपए का फायदा हो जाता, जिसकी इनकम 50 लाख रुपए उसको 13,000 का फायदा होता। वित्त मंत्री जी ने क्या किया है, बजाय बड़े टैक्स पेयर को फायदा देने की बजाय जो छोटे टैक्स पेयर है, जो मिडिल क्लास है, उसको ये फायदा समेटने की कोशिश की है। तो हो क्या रहा था, हमारे पास जो टोटल टैक्स पेयर है वो 6.85 करोड़ के टैक्स पेयर है, उसमें 3 करोड़ टैक्स पेयर जो है वो 5 लाख रुपए तक की इनकम वाले हैं। अगर ये स्लैब बढ़ा देती सरकार तो 3 करोड़ टैक्स पेयर इस टैक्स से खत्म हो जाते और वो बिल्कुल आउट ऑफ द टैक्स नेट हो जाते। सरकार ये रिस्क नहीं लेना चाहती थी। सरकार ने दूसरा काम किया, एक सेक्शन है 87A, वो अभी भी है,
अभी तक उसका जो रिबेट था वो 2,500 रुपए था, और अभी जो मौजूदा स्लैब है 2.5 लाख से 5 लाख वाला, उसमें 5% का टैक्स लगता है। यानी 2.5 लाख, जिसकी इनकम 5 लाख रुपए है, उसको 12,500 रुपए टैक्स देना होता है, प्लस सरचार्ज के 500 रुपए, 13,000 रुपए टैक्स देना होता है। सरकार ने बड़ी चतुराई से क्या किया है कि उस रिबेट को 87A की रिबेट को बढ़ाकर 12,500 कर दिया। अब कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपया उससे कम हो जाएगी तो आपका टैक्स 12,500 बनेगा, और 12,500 की आपको दे दी सरकार ने छूट। इसका मतलब आपका टैक्स से बिल्कुल 100% फायदा हो गया। अब लोग हमसे पूछ रहे हैं जी कि क्या, ये बताइए कि अगर किसी की इनकम, ग्रॉस इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो उसको फायदा मिला? बिल्कुल मिला साहब, बिल्कुल मिला। मैं आपको समझाता हूं कैसे। अगर मान लीजिए आपकी 5 लाख रुपए की तो इनकम है, उसके अलावा आपकी सपोज करो 9,85,000 रुपए की इनकम है, 9,85,000, तब भी आप सर आपका इसमें यहाँ पे समय खत्म हो रहा है। मैं आपसे और तफसील से समझूंगा। अभी हाजिर होते हैं, वो घड़ी चलती रहती है ना, मैं बाकी लोगों को मौका देता हूं, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। यही सवाल मैं प्रोफेसर डॉक्टर सौरभ अग्रवाल साहब की तरफ लेकर जाता हूं। सर, मेरी इनकम मान लीजिए 6 लाख है, 6 लाख है, ऐसे में मुझे क्या इसका फायदा मिलेगा, क्या फायदा मिलेगा, जरा समझाइए टैक्स के हवाले से। ये देखिए, अगर किसी ने बजट स्पीच सुनी है बड़े ध्यान से तो वो समझेगा कि हाँ 6 नहीं 6.5 भी कह लीजिए। तो अगर आप 1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दें तो आप भी, तब भी आपको इसका फायदा मिलेगा। आप उस 3 करोड़ जो लोग फायदा वाले हैं उसमें रहेंगे। उसके अलावा अगर आप एजुकेशन लोन लें, उस पे जो इंटरेस्ट देते हैं उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा, आप तब भी टैक्स नहीं देंगे। अगर आप होम लोन लेते हैं, उस पे जो आप इंटरेस्ट देते हैं उसका भी आपको फायदा मिलेगा। तो ये कर करा के जो अभी 9.5 लाख की फिगर वो कह रहे थे, उस तरह पे आप पहुंच सकते हैं। लेकिन आपको इसमें समझने वाली बात है, ये फायदा इस जुलाई से नहीं मिलेगा, ये मिलेगा अगले साल से। ठीक है, एक बात तो ये समझने की बात साफ है, कर दीजिए। हाँ, तो ये इस साल से नहीं मिल रहा। ऑन अ होल ये बजट जो है प्रो फार्मर, प्रो पुअर, प्रो अनऑर्गेनाइज सेक्टर और प्रो क्या कहते हैं मिडिल क्लास, इसको हम कह सकते हैं। मैं ये 4 पॉइंट अपने जो मेरे 66 सेकंड बचे उसे बताऊंगा। ये पहली शुरुआत है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की, जो 6,000 शुरू किया, शुरुआत है, ट्रेलर है। तभी ट्रेलर क्यों है? इस अमाउंट को हमें, जैसे इकोनॉमिक सर्वे कहता है, 18,000 बनाना है, और बाद में जैसा किसान भाई मांग रहे हैं 25,000 बनाना है। ये जो है प्रो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। क्यों? पहली बार पेंशन की बात हुई है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, जो कि आज से 6 लोकसभा इलेक्शन के बाद, जब वो 60 साल के होंगे तब मिलेगी। लेकिन एक शुरुआत हो गई कि सोशल सिक्योरिटी को हमने मान लिया है। मिडिल क्लास के लिए ये क्यों हम कह रहे हैं कि ये प्रो मिडिल क्लास है? सिर्फ 5 लाख का फायदा नहीं मिला। अगर आपका एक दूसरा फ्लैट है, जो आज की डेट में सबका ऑलमोस्ट है, क्योंकि वो एक जगह काम कर रहे हैं, दूसरी जगह 20-20 लाख के 30-30 लाख के फ्लैट ले लिए, तो डीम्ड रेंट से आपको आराम दे दिया, कैपिटल गेन का भी आराम दे दिया 2 फ्लैट के ऊपर, और रियल एस्टेट को बहुत बहुत बड़ा फायदा दिया है, क्योंकि वो बहुत अनऑर्गेनाइज सेक्टर को लेता है। उसमें भी उन्होंने क्या फायदा दिया है कि उनको भी डीम्ड रेंट नहीं देना पड़ेगा, और क्या कहते हैं 1 साल की 80 में फायदा मिलेगा। तो ऑन अ होल बहुत अच्छा बजट है। बहुत अच्छा, ठीक है। और तफसील से समझूंगा सर आपसे। तो अभी शुरुआती बातें हो गई, और समझूंगा आसान लफ्जों में। मैं कमलाकर त्रिपाठी जी की तरफ आऊंगा। कमलाकर त्रिपाठी जी, आज राहुल गांधी जी को बजट को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, लेकिन वो ईवीएम को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो ये हम क्या मानकर चलें कि आप लोगों के हिसाब से बजट अच्छा है, इसलिए कोई बहुत ज्यादा बातें नहीं निकल कर आई? हालांकि बाद में उन्होंने ट्वीट वगैरह किया, लेकिन क्या माने हम इसको? देखिए, ये बजट एक तरह का छलावा है। पूरा 4.5 साल से ज्यादा का समय बीत गया, अभी तक आपको ये वही सरकार है जिसमें वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि मध्यम वर्ग अपना ख्याल खुद रखे। आज के समय में जो हो रहा है, जैसे दुल्हन को किराए के गहनों पर बैठा करके, सजा करके बैठा दिया जाता है, और अगले दिन जो है वो सारे गहने वापस हो जाते हैं, वो स्थितियां इस बजट की हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि फार्मर्स को आप 6,000 रुपए सिर्फ दे रहे हो सालाना, 500 रुपए पर मंथ। ये उनकी मजबूरी का माखौल है। आपने मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाने की बात की थी, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात की थी, आपने ई मंडी की बात की थी, वो सारी चीजें कहां गायब हो गई? जॉब क्रिएशन पे कोई बात ही नहीं हो रही है। आप के पास कोई रोड मैप इस तरह का। और दूसरी चीज, एक सिंपल सी बात, ये वोट ऑन अकाउंट्स होता है लास्ट बजट, जो इंटरम बजट होता है,
लेकिन ये वोट ऑन अकाउंट्स ना होकर के अकाउंट्स फॉर वोट हो गया है। लोक लुभावन घोषणाएं कर दीजिए। आप लोग भी करते थे, सब करते। वन रैंक वन पेंशन का जो ऐलान हुआ था उस वक्त आपके भी पूरी बजट में हुआ था। इमरान भाई, ये नहीं होता है। वोट ऑन अकाउंट्स जो है वो उसमें इस तरह की घोषणाएं, लोक लुभावनी घोषणाएं इसलिए नहीं की जाती हैं क्योंकि रियल बजट पेश करना है आने वाली सरकार को। लेकिन इनको ये पता है कि ये आने वाले नहीं हैं, तो ये घबराहट में ये मोदी सरकार का डेस्परेशन दिखा रहा है। आप जैसे बहुत बड़ा घाव हो उसको आप बैंडेड लगा के ढकने की कोशिश करिए, वो स्थितियां हैं। और जिस इनकम स्लैब की आप बात कर रहे हैं, 5 लाख रुपए रिबेट दे दिया, और उससे ऊपर का आदमी का क्या होगा? वो तो अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है क्योंकि उसको टैक्स का कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। उसी तरह से जो नॉन फार्मर जो वो है गरीब आदमी है, उसका क्या होगा? ठीक है, ये बहुत सारे आपके सवाल हैं सर, इनके जवाब हम तलाशने की कोशिश करते हैं। प्रिया जी सर्वे दिखा रहे हैं और जो ये भी कह रहे हैं कि ये जुमला बजट है, ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश है। जितनी मोटी मोटी इनकी बात समझ में आई वो ये, और दूसरा ये कि सर्वे दिखा रहे हैं कि मोदी सरकार पूरे बहुमत से नहीं आ रही है, तो इसलिए एक लोक लुभावन बजट परंपराओं से हटकर पेश कर दिया जाए, जबकि ये तरीका होता भी नहीं अंतरिम बजट में। मुझे पता नहीं है जो आप सर्वे के बारे में बात कर रहे हैं। जनरली ये सब जितने भी ओपिनियन पोल होते हैं या कुछ है जहां से भी इकट्ठे किए जाते हैं, मैं हर बार बोलती हूँ मौसम जैसा फोरकास्ट होता है उसकी तरह होते हैं। सब बताते हैं यहाँ वहां, ठीक से कभी सटीक नहीं बताते हैं। हार भी गए आप लोग, ऐसा नहीं। उसके बाद आप ये बात नहीं करें ना कि यूपी के बारे में तो ये कहा जा रहा था कि बीजेपी तो कहीं पिक्चर में भी नहीं है, फिर बीजेपी 72 लेकर के आती है। सबके लिए वो भी बहुत करिश्माई चीज होती है। का शगुफा भी देना पड़ा आरक्षण का, ऐसा नहीं है। आप लोग समझते हैं, कहां से कहां आ रहे हैं? मैं इस बजट पे आ रहा हूँ। हाँ, बजट पे मैं बोलना चाहती हूँ। मेरा सवाल आप समझ गई ना, जो ये सर्वे है उसकी वजह से आप लोग खौफ में हैं क्या? अच्छा, इतना लोक लुभावन बजट। अच्छा आपका, लेकिन पहले मैं ये बता देती हूँ कि ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे वो कह रहे थे कि ये जुमलेबाजी है या कुछ है, उनको तो जुमलाबाजी ही लगेगा, क्योंकि अगर उनके टाइम में कोई एक मिडिल क्लास 30,000 रुपए पे कर रहा था एज टैक्स ऑन 5 लाख रुपीस और आज वो 0 पे करेगा तो उनको दर्द तो होगा, क्योंकि इलेक्शन बिल्कुल करीब है और उनको लग रहा है कि अब क्या हाथ से। उन्होंने कहा कि अभी क्यों पेश कर रही है मोदी सरकार ये सारी चीजें, तो उनको ये समझ में आना चाहिए 4 साल का हमारा छोटा छोटा कार्य जितना भी हम काउंट कर लें, जितना भी हमने किया है उसका आज समग्र रूप बिल्कुल सामने आया है। हमने कोई ऐसी चीज नहीं की है जो बिल्कुल अचानक से लगी है। हाँ, ये बस है कि जो 5 लाख का जो हमने छूट दे दी है, रियायत दे दी है, वो है। लेकिन आप ये देख लीजिए, हमने छोटे छोटे जितने भी कदम उठाए वो सब आज एक साथ एकत्रित हो रहे हैं। कैसे? 6 करोड़ हमने घरों को गैस प्रोवाइड किया, हमने और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, हमने फार्मर, हमने लोन की बात नहीं की, हमने कहा हम उनको सशक्त बनाएंगे, हमने नीम कोटेड यूरिया दिया उनको, हमने उनको अभी रेरा के तहत आप ये लीजिए कि रियल एस्टेट के दाम इतने ज्यादा कम हो गए हैं। रेरा एक बहुत इनोवेटिव स्टेप रहा। फिर हमने 1.3 करोड़ एंटरप्रेन्योर्स जो है मुद्रा लोन के तहत। ठीक है, मैं और आपसे समझूंगा, आप पूरी योजनाएं लेकर के आप आ गई हैं और आप बता रही हैं, लेकिन नहीं ठीक है, आप बताइएगा ना, आप बताइए, आपको मौका मिलेगा, मंच देंगे ना आपको। लेकिन क्या है मैडम, आपने 6 करोड़ लोगों को गैस के सिलेंडर प्रोवाइड कराया, उसको रिफिल को लेकर क्या प्रॉब्लम हो रही है? वो रिफिल ही नहीं हो रहे हैं, तो ये भी एक कुछ हालात इस तरह के। नहीं, इसमें हम बात करेंगे। मैं आ रहा हूँ, डॉक्टर गुलरेज शेख जी के पास चला जाता हूँ, फिर हम लोग सब बात करेंगे मिलकर। तो डॉक्टर गुलरेज शेख साहब जो कि एक पॉलिटिकल कॉलमिस्ट है, पांचजन्य में आपके लेख अक्सर छपते रहते हैं, तो मैं समझ सकता हूं कि झुकाव किस तरफ है। ये मुझे बता दीजिए आप कि इकोनॉमिक कैलकुलेशन नहीं है, मुझे जितना समझ में आ रहा है ये पॉलिटिकल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, ऐसा है क्या? कैलकुलेशन की बात है तो इस सरकार के विषय में हर कोई एक बात तो कह सकता है कि इकोनॉमी वर्सेस पॉलिटिक्स में सरकार ने सदा इकोनॉमी को चुना है, तभी ये नोटबंदी जैसा और जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन जैसा बड़ी स्टेप ले पाई। लेकिन जहां तक कि हमारे कांग्रेस के मित्र भी कह रहे थे कि ये इनकम बजट गलत है, वो वोट ऑन अकाउंट होना चाहिए, तो सबसे पहले तो आवश्यक ये है कि मैं इनको ये बताऊं कि वोट ऑन अकाउंट, इनकम बजट और फुल बजट में क्या अंतर होता है। देखिए, वोट ऑन अकाउंट जो होता है उसमें जो सरकार होती है वह सदन से अर्थात संसद से केवल अनुमति प्राप्त करती है आगामी कुछ माहों के व्यय की, क्यों कितना व्यय कर सकती है। परंतु जो इंटर्न बजट होता है, इंटर्न बजट में वो आय का साधन भी बताती है, वो व्यय भी बताती है। और यही हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि आज सदन में
और भारत के इतिहास में ये चौथा इंटर्म बजट है। सबसे पहला इंटर्म बजट जो आया था वो आर के चडमोगन जी लाए थे, जो कि भारत के पहले वित्त मंत्री थे नेहरू सरकार में, वो 1947 में लाए थे। उसके बाद 1962-1963 में नेहरू सरकार ही मोरारजी देसाई के माध्यम से दूसरा इंटर्म बजट लाई। उसके बाद तीसरा आता है 91-92 में चंद्रशेखर गवर्नमेंट में यशवंत सिन्हा जी वित्त मंत्री थे, वो लेकर आए थे। वो ये चौथा अकाउंट है और चौथा बजट है, इंटर्म बजट है। और इस इंटर्म बजट की सफलता को आप यही कह सकते हैं कि इसको सबसे पहले किसी ने यदि सलामी दी है तो वह स्टॉक एक्सचेंज ने दी है। उसका यह कारण है कि जब सरकार सही प्लानिंग करती है और बहुमुखी विकास की बात करती है तो स्टॉक मार्केट हमेशा ऊपर होता है। और वैसे भी इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि 2014 की कंपैरिजन में 2019 में हम देखते हैं तो लगभग 10,000 से ऊपर पॉइंट चढ़ा है। ठीक है सर, मैं आ रहा हूं आपके पास। डॉक्टर साहब, बहुत आपने अहम समझा दिया और ये समझा दिया कि ऐसा क्यों हुआ और क्या तरीकाकार होता है। जो सवाल कांग्रेस उठा रही है उस पर भी आपने जवाब दे दिया। मैं फिर कांग्रेस से बात करूंगा, प्रिया जी से भी बात करूंगा। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं। आप इस चर्चा में जरूर रहिएगा, हम तमाम नाज़रीन से कहेंगे। इस चर्चा में हम फाइनली बहुत आसान लफ्जों में समझने की कोशिश करेंगे। आज दिन भर का निचोड़, बजट से राहत का बजट, बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक, इस तरह की बातें आज हम दिन भर से सुन रहे हैं। छठा बजट छक्के की तरह लग गया है और अब ये जो है कल ही जो बीजेपी का 400 पार वाला कैंपेन लॉन्च हुआ था और अब ये अंतरिम बजट उसी की एक कड़ी, ये भी कहा जा रहा है। और इसको जानने समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये भी देखना बहुत जरूरी है कि वोट में कितना तब्दील करा पाएगा लोगों को। अगर राहत देता है तो फिर वोट भी दिलवाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लोग खुश हो जाएंगे तो वोट करेंगे ना, ये तो। और ये सरकार सभी चाहती है और सभी सियासी जमातें चाहती है, इसमें कुछ अलग भी नहीं है। चलिए हम बात करना और आगे बढ़ाते हैं और एक बार मैं फिर जाना चाहूंगा कांग्रेस की तरफ। मैं सर आपसे जरूर जाना चाहूंगा कमलाकर त्रिपाठी जी, जितना दिखाया जा रहा है या जितना समझ में आ रहा है, जो एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि जब बजट में नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए इतना दिया गया है तो कम से कम आप तारीफ तो कर देते। आप चलिए विपक्ष में तो तनकीद आपकी जरूरी है, लोक लुभावन बजट है इसलिए आप लोग क्या कहीं ना कहीं इसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, ऐसा है क्या? बात विपक्ष में रह रहे कि नहीं है इमरान भाई, बात इसकी है कि आपका इंटेंशन क्या है। आपने 5 साल तक लोगों का शोषण किया, आपने नोटबंदी के नाम पर काला धन आएगा तो सारी चीजें दुरुस्त हो जाएंगी, आपके ने सारे इंस्टीट्यूशंस को करप्ट किया। अभी स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट के जो है वो 5 लोग रिजाइन कर चुके, सिर्फ 2 अभी रिसेंट में 2 रिजाइन किए हैं। टोटल 7 मेंबर्स होते हैं जिनमें सिर्फ 2 बचे हुए हैं। आप ये समझिए क्यों, और ये जो 2 लोग ने अभी रिसेंटली रिजाइन किया, उनका ये कहना है कि आप बेरोजगारी के आंकड़ों को छुपा रहे हो। 45 साल में जितनी बेरोजगारी नहीं बढ़ी थी उतनी जो है वो इनके 4 सालों 3 सालों में बढ़ गई नोटबंदी के बाद से। आपने पूरी इकोनॉमी को जो है वो रैंसम पे रख दिया। अपने विम्स एंड फैंसीज पर आप चंद अपने कॉरपोरेट के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए और यूएस की पेमेंट इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए आपने जो ये काम किया वो एक तरह का बहुत बड़ा स्कैम है, जो कि अगर सामने आएगा तो सारे लोगों की आंखें खुल जाएंगी। यूएस और यूरोप की जो पेमेंट इंडस्ट्रीज बैठ गई थी वो आपने जबरदस्ती। और मैं आपको बताऊं इमरान भाई कि 100 रुपए अगर आप कैश देते हो तो उस पर आप कोई टैक्स नहीं पे करते। आज की डेट में आप बैंकिंग ट्रांजेक्शंस कर रहे हो, हर ट्रांजेक्शन पे पैसा लग रहा है। आप अपने बैंक में अकाउंट में पैसा जमा कर रहे हो, उस पर बैंक काट ले रही है, निकाल रहे हो उस पर काट ले रही है। आप सारी चीजों पर जो है वो जिस तरीके से मिडिल क्लास पे बोझ पड़ रहा है, जनधन योजना सर, लेकिन वो तो ये कहते हैं ना, देखिए आयुष्मान भारत जैसी योजना जिसमें 50 करोड़ लोग कवर हो रहे हैं, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। अभी ये जो पेंशन वाली जो स्कीम आज इन्होंने करी है उसमें 42 करोड़ के आसपास लोग कवर हो जा रहे हैं। तो आप ये भी तो सोचिए आप कि जाकर के देखिए किस तरीके से जितने कॉर्पोरेट सेक्टर के जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं वो फेक आईडीज पर इस का लाभ ले रहे हैं। कोई गरीब आदमी, आप इमरान भाई प्रैक्टिकली सोचिए, कोई गरीब आदमी एस्कॉर्ट्स और अपोलो में जाकर के इलाज करा पाता है? मैं फिर आपको बता रहा हूं, ये बेवकूफ लफ्फाजी है जो 4 साल आपने किया और सारी स्कीम्स आपकी फेल्योर हो गई। प्रिया जी, जो बड़ा सवाल किया है उन्होंने, कमलाकर जी ने, बेवकूफी है, लफ्फाजी है और ये सब आप सारा फेल्योर हो गया। तो अब आप जो है लोगों को आकर्षित करने के लिए, रागिब करने के लिए फिर एक पासा फेंक रहे हैं, जाल फेंका है आपने।
देखिए, लफाजी जो कर रहे हैं वो कांग्रेस के सुप्रीमो कर रहे हैं, बार बार झूठ का डमरू पीटते हैं और उनको लगता है झूठ बोलते बोलते वो एक दिन सच बन जाएगा। वो है नहीं, चाहे वो राफेल हो जाए चाहे जो हो जाए, जब उनको ऑगस्टा वेस्टलैंड सामने नजर आता है तो जुमलेबाजी तो आपके अध्यक्ष ने कहा था। नहीं, अभी कमलाकर जी, मैंने आपके बीच में बोला नहीं, आपने बड़ी सारे एलिगेशन लगाए या कुछ करके, मैंने एक बार भी नहीं बोला। अभी प्लीज मुझे 1 मिनट बोलने दीजिए। बिल्कुल, देखिए, जय जवान जय किसान का नारा कांग्रेस के एक प्राइम मिनिस्टर ने दिया था। मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इसको हिस्टोरिक रूप में देखना चाहिए कि बीजेपी है, कोई कांग्रेस की सरकारों ने ये नहीं किया। बीजेपी है जो जय जवान जय किसान जय नौजवान और जय नव भारत का वो स्लोगन लेकर के रोजगार को लेकर कहां जय नौजवान। मैं आ रही हूं, थोड़ी शांति रखिए। महिलाओं की अगर बात कर लें तो आज तक मैटरनिटी रिलीफ में 18 वीक्स मिलते थे, 26 वीक्स किया गया और उसको टैक्स फ्री कर दिया गया है। एक तरीके से आप देखें तो वो 6 महीने जो होंगे वो टैक्स फ्री जाएंगे बिल्कुल, तो औरतों को वो देना नहीं पड़ेगा टैक्स। दूसरी बात, फार्मर्स, तो फिशरीज को और एनिमल हस्बेंड्री को बिल्कुल अलग करके एक अलग डिपार्टमेंट में अब रखा जाएगा और उसको बढ़ावा दिया जाएगा। आप लेबरर्स को देख लीजिए, उनके लिए मानदेय है, उनके लिए अभी किसान प्रिया जी आपसे 25,000 रुपए मांग रहा था, आप लोगों ने 6,000 रुपए पकड़ा दिए, ये क्या है? देखिए, हमने ये बोला है कि 2 हेक्टेयर से कम, जो भी 2 हेक्टेयर से कम लैंड होल्डिंग जिन किसानों की है उनको ये सारी सुविधाएं प्राप्त की जाएंगी। ये इस बार हुआ है, हम अगले बजट में और लेकर आएंगे और उसके बाद में और लेकर आएंगे। ये धीरे धीरे का स्टेप है, वो एक साथ नहीं है कि हम बाकी सेक्टर्स को हम हिला नहीं सकते ना, हम हर बार कुछ ना कुछ उनको देते जा रहे हैं। दूसरी बात कि इन्होंने अभी बेरोजगारी की बात उठाई, इनको अगर शायद पता होगा कांग्रेस के प्रवक्ता जी को कि बेबी बूम जब हुआ था एट द टर्न ऑफ द मिलेनियम, तो वो सारे बेबीज जो थे, जो पैदा हुए थे, वो आज एम्प्लॉयमेंट के एज में आ चुके हैं। अब कितना साल हुआ है बीजेपी को? 4 साल हुआ है, ठीक है। उन 4 सालों में वो जो प्रेशर आया है इतना सारा पॉपुलेशन का, उसको इतनी नौकरियां प्रोवाइड करने के लिए उसको डबल तेजी के साथ काम करना पड़ रहा है। बीजेपी को क्या सौगात में मिला था यूपीए के 10 साल के बाद? डेफिसिट, पूरे तरीके से डेफिसिट को भरने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्कुल चरमराया हुआ था। 1 मिनट, रोड नहीं थे, 27 किलोमीटर पर डे के हिसाब से हमने रोड्स बनाए। आपके पास इमरान भाई 2 करोड़ हर साल नौकरियां देने का वादा था ऑप्टिक्स नहीं, और ये कह रहे हैं डिजिटल इंडिया बार 10 साल में और फिर अटल सरकार पकौड़ा बिछवा रहे थे, ये पकौड़ा बिछवा रहे थे, ये चाय बिछवा रहे हैं, ये पढ़े लिखे नौजवानों को। बीजेपी ने 4 साल में बीजेपी ने ऐसा अगर बजट देने की हिम्मत रखी है तो ये सलाम है उसको। इन्होंने किसानों और नौजवानों की पीठ में छुरा भोंका है। ठीक है, ये पूरी तरह से उन्हें ठगा है। गुलरेज शेख साहब की तरफ जाना चाहूंगा 1 मिनट सर, कि जो बात किसानों के लिए की गई है, आप लोग खुद अपनी पीठ खूब थपथपा रहे हैं और आप भी खूब तारीफ करेंगे, आप तो लिखते हैं और पांचजन्य में लिखते हैं। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने मार्केट रिफॉर्म को लेकर के क्या किया, किसानों की हालत को सुधारने के लिए आपने क्या किया? ये तमाम चीजें तो आप दे रहे हैं उसको पैसा देकर, लेकिन वो उसका हल तो है नहीं। जैसा आप लोग खुद कहते हैं कर्ज माफी तो कोई हल तो है नहीं। किसान को 4 रुपए किलो अगर आलू चाहिए कीमत उसकी, तो वो ये चाहता है कि खेत से लेकर मार्केट तक उसको ये व्यवस्था मिल जाए बेहतर तरीके से, उसको उसकी लागत मिल जाए, वो वहीं खुश हो जाएगा। क्या आपने मार्केट रिफॉर्म किया, कुछ दे पाए? इन 4.5 सालों की मैं पूछ रहा हूं, पीछे वालों पर इल्जाम मत लगाएगा, उन्होंने दुर्गति की थी इसलिए लोगों ने उनको हटाया था। नहीं, मैं पीछे की बात ही नहीं करूंगा, मुझे 2 मिनट का समय यदि देंगे तो मैं हर प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। देखिए, जहां तक किसानों का विषय है, किसानों के लिए प्रथम दिवस से ही ये सरकार कार्य कर रही है। जब यूरिया की आपको स्मरण होना चाहिए कि यूरिया की हमेशा कमी रहती थी, हमने नीम कोटेड यूरिया करके यूरिया को, ताकि उसका मिसयूज नहीं हो सके, उसकी होर्डिंग नहीं हो सके, नीम कोटेड यूरिया मार्केट में उपलब्ध करवाया। सॉइल हेल्थ कार्ड का जो कॉन्सेप्ट लेकर आए उसको क्रियान्वयन भी किया। वो इसीलिए किया गया कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारा किसान फल फूल सके। आज तक इतिहास में भारत में कभी नहीं हुआ कि किसान की लागत का एमएसपी जो हो मिनिमम 50% उसको मिले, वो इस सरकार ने दिया। और अभी भी मैं कह रहा हूं कि इस प्रकार के खोखले वादे नहीं हुए हैं कि 2 लाख रुपए तक का माफ कर देंगे ऋण, जैसे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या राजस्थान में किया, और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। इस सरकार ने जो वादे भी किए हैं उतने ही किए हैं जितना सरकार कर सकती है, और इसीलिए ये इंटर्म बजट था। क्योंकि जब हम व्यय करते हैं तो
हमें आय का स्रोत भी बताना पड़ेगा कि आय कितनी है सरकार के पास कि व्यय हो सके। दूसरी बात, हमारे त्रिपाठी जी ने कहा था कि एम्प्लॉयमेंट कहाँ है, तो मैं एम्प्लॉयमेंट के विषय में इनको कहूंगा कि 2 करोड़ ईपीएफओ के जो सीधा सीधा डाटा है वो 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वहां पर हुआ है। करोड़ों लोगों ने जो मुद्रा के माध्यम से ऋण लिया, वो ऋण लेकर स्वरोजगार किया, वो एम्प्लॉयमेंट है। 3 गुना प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम। ठीक है सर, मैं आ रहा हूं सर। ये मुद्रा योजना को लेकर आप लोग जो दावे करते हैं, हम लोग मुल्क का मूड एक प्रोग्राम कर रहे हैं, लगातार आवाम के बीच जाते हैं। गुलरेज जी, आप भी जानते होंगे, और सीधे लोगों से पूछते हैं। अभी पिछले दिनों गाजियाबाद गए हुए थे, वहां पर भी खुली पंचायत हमने लगाई, लेकिन मुद्रा लोन को लेकर के बहुत शिकायतें आई। लोगों का कहना था कि नहीं मिल रहा है, उसको लेकर के शिकायत। ये बात मैं प्रिया जी से भी पूछूंगा। जो आप लोग जो दावे करते हैं वो जमीन पर उतने सटीक, उतने सच्चे नहीं हो पा रहे हैं, उसमें क्या गलती वो आप लोग बताना, क्या दिक्कत हो रही होगी। सर, मैं एक बार फिर आपके पास आना चाहूंगा, सुनील गर्ग जी। जी, मैं आ रहा हूँ। जी जी, जल्दी बोल दीजिए, फिर मैं सुनील जी के पास जाता हूँ। जी बोल दीजिए। अभी बोला गया कि जो कांग्रेस ने मतलब प्रॉमिस किया था एमपी में कि हम लोन माफी करेंगे और किसानों को कुछ नहीं मिला है किसानों को। मैं बताती हूँ कितना रुपए, 13 रुपए। ये बस ऐड करना था। ठीक है, आपने ऐड कर दिया। गुलरेज जी, आऊंगा आपके पास, आपकी आवाज यहां पर जब भी आएगी जब आप बोलेंगे। अभी रुक जाइए, मैं आऊंगा आपके पास। सर, सुनील गर्ग जी, किसानों के हवाले से बात हो रही है, थोड़ा सा ये मुझे समझाने की कोशिश कीजिएगा। ये जो निधि दी गई है, ये पैसा जो दिया गया था, उसकी ज्यादा मांगती है। और दूसरा मैं जो बात कह रहा हूं, जो मार्केट रिफॉर्म था, वो क्या ये हुकूमत कर पाई? गुलरेज जी तो कह रहे हैं कि जो उन्होंने जो दलील दी, जो तर्क दिए, वो काफी है, या ऐसा लगता है कि और काम हो जाना चाहिए था या होना चाहिए? देखिए इमरान भाई, बात यह है कि किसानों को 6,000 रुपए पर हेक्टेयर देने की बात की है सरकार ने, और 75,000 करोड़ रुपए खर्चा हो रहा है। अगर 25,000 देने की बात करती है, 3 लाख करोड़ का खर्चा होता, और 3 लाख करोड़ कहां से आते? कोई देने को तैयार है क्या? टैक्सी कलेक्शन तो बढ़ती नहीं इतनी। तो अगर टैक्सी कलेक्शन नहीं बढ़ेगी और 3 लाख करोड़ दोगे तो डेफिसिट पैदा हो जाएगा। इस बजट में वित्त मंत्री जी ने 75,000 करोड़ देने के बाद भी फिस्कल डेफिसिट को 3.5 पे रखा है। अब किसानों की समस्या की तरफ चलते हैं, तो किसानों को 4 चीज चाहिए। नंबर 1 चाहिए उसको इंफ्रास्ट्रक्चर, कि उसके पास में रोड, उसके गांव तक पक्की सड़क हो। दूसरा चाहिए वेयर हाउसिंग। तीसरा चाहिए मंडी जहां उसकी फसल बिक सके। चौथा चाहिए एमएसपी, और 5वां चाहिए इनकम सपोर्ट। तो सरकार ने 5 फ्रंट पे एक साथ काम करना शुरू किया है। ई मंडी की शुरुआत की, जहां पे किसान अपनी फसल को सीधा बेचेगा। एमएसपी देने की बात की 150%, कि आप स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की जो है हम उसको लागू करेंगे, और एमएसपी देंगे आपको 150% की। और खुद स्वामीनाथन जी ने खुद लेख लिखा इकोनॉमिक्स टाइम में कि मोदी सरकार ने मेरे सपने को पूरा किया। अब चूंकि ये लॉन्ग टर्म है सारे मेजर्स, तो आपको सड़क बनानी है, वेयर हाउसिंग बनानी है, इसके लिए सरकार ने इनकम सपोर्ट शुरू किया है। इनकम सपोर्ट का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा कि आज जो किसान करता है वो फसलों में विविधता नहीं करता है। उसे लगता है मैं गेहूं चावल बोऊंगा और मुझे लेवी से मैं चला जाऊंगा और मेरे को सरकार खरीद लेगी। इसी चक्कर में उसको यूरिया भी ज्यादा डालना पड़ता है। जब उसको इनकम सपोर्ट शुरू हो जाएगी तो वो अपने आप फसलों का विविधीकरण भी करेगा, उसको डिफरेंट फसल बोने के लिए उसको प्रोत्साहित होगा। और दूसरी बात, जब उसको पैसा एडवांस में मिल गया 6,000 रुपए, जिससे वो बीज ले सकता है, क्योंकि बिजली तो फ्री मिलती है ज्यादातर किसानों को, और लेबर उसके घर की होती है, उसको बीज और खाद के लिए पैसा दे दिया, तो इसका मतलब है उसकी डिपेंडेंसी साहूकार पे कम हो गई, साहूकार पे खत्म हो गई। इमरान भाई, समस्या क्या है? बैंकों से कर्ज की नहीं है, समस्या जो है किसान को साहूकार से जो कर्ज देना पड़ता है 3% 4% पे, वहां पे उसको परेशानी होती है। सरकार ने पहला स्टेप उठाया है, फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा स्टेप है। अगली बार बजट प्रोविजन में इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये आपने बहुत अहम बात बता दी, और ऐसा लगता है बहुत आदर्श स्थिति भी है। मैं कमलाकर जी के पास भी जाऊंगा और उन्हीं से बात करूंगा कि किसानों को लेकर के ये जो बात है, वाकई अगर है तो कितनी अच्छी बात है। तो महान स्थिति हो गई, आदर्श स्थिति हो गई, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। लेकिन वाकई क्या ऐसा हो रहा है, ये भी हम बात करते हैं। और भी बहुत सारी बात करनी, खासतौर से 80C में जो अभी 1.5 लाख अलाउड है, लोग 2.5 लाख चाह रहे थे, उसको लेकर भी मैं सौरभ साहब से बात करूंगा। आप देख रहे हैं जी सलाम, और इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं। अरुण जेटली अमेरिका में है इस वक्त, और वो अपनी बात रख रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, ये सुनते हैं। Jobs. If 7.5% is the average real GDP growth, and inflation is 4.5%, at the moment it's 2.19, then our nominal growth, adding the two, is about 11.5 to 12%. If the economy is growing over the last 5 years by a 12% nominal growth, and if you compound it annually, the size itself is expanding very largely. It would be an economic absurdity to say
that such large nominal growth, the highest anywhere in the world, doesn't lead to creation of jobs. That can happen only in one eventuality, that your productivity levels go up to such an extent that even a bigger economy doesn't grow jobs. That is to say, that here you had, take any industry, take your industry, a newspaper. It took us 500 employees to bring out a newspaper. Today it takes us 50. Even though our circulations have doubled, the jobs have come down. But have our productivity levels gone up to that level? Obviously the answer is no. There are newer areas of economy which are expanding. And also remember, if no job creation takes place, then there is social unrest. तो बजट को लेकर के अपनी हुसूलियाबियां, अपनी हुकूमत की हुसूलियाबियां बता रहे हैं अरुण जेटली। इन दिनों अमेरिका में हैं वजीर मालियात। और एक बार फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, बहुत वक्त कम है, थोड़ा थोड़ा हम बात करेंगे। मैं एक बार डॉक्टर गुलरेज शेख साहब की तरफ जाना चाहूंगा, उज्जैन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो समझ में आ रहा है डॉक्टर गुलरेज शेख साहब, तमाम चीजों पर तो बात हो ही रही है, ये शिक्षा और रोजगार के पेश को क्या चूहे कुतर गए क्या बजट के? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देखिए कि शिक्षा के ऊपर जो लोन लेते हैं उसमें भी सरकार ने उनको लाभ दिया है, जो लोग शिक्षा पर और मकान बनाने के ऊपर लोन लेंगे। तो शिक्षा को तो हम छोड़ ही नहीं सकते। दूसरी चीज, जिस प्रकार से कुछ लोग कह रहे हैं कि जो बजट है ये पूरी तरह से चुनावी बजट है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि चुनावी बजट नहीं है, क्योंकि घुमक्कड़ जाति और अर्ध घुमक्कड़ जातियों के लिए भी प्रावधान रखा है। वो अधिकांश स्थिति में ये जातियां वोट ही नहीं देती हैं, तो वोट की दृष्टि से यदि बजट बनाते तो उनके लिए कोई प्रावधान ही नहीं होता। तीसरी बात, हमारे कांग्रेस के नेता जो कह रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट के विषय में, तो वो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि मेरे भाई, हम तो बार बार कह रहे हैं कि इस सरकार ने स्वरोजगार प्रदान किया है, वो भारत की मूल भावना स्वरोजगार की है, क्योंकि बेरोजगारी जो शब्द है ये फारसी का है और अनएम्प्लॉयमेंट जो शब्द है वो इंग्लिश का है। आप हिंदी या संस्कृत में पूरी पहले से पूछता हूं, एक भी शब्द बता दें जो कि इक्विवेलेंट हो अनएम्प्लॉयमेंट के या बेरोजगारी के। ठीक है सर, मैं आऊंगा आपके पास। मैं सौरभ जी के पास चलना चाहूंगा। प्रोफेसर सौरभ, 80C में अभी 1.5 लाख अलाउड है, लोग 2.5 लाख चाह रहे थे, नहीं हो पाया। हाँ देखिए, इसमें एक्सपेक्टेशन थी कि 2.5 लाख हो जाएगा तो उससे और फायदा मिलता और इन्वेस्टमेंट होती तो इससे इकोनॉमी को फायदा होता। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट पे भी जैसे अभी अरुण जेटली जी ने बोला, वो बड़ा अच्छा इकोनॉमिक लॉजिक दिया, वो लॉयर हैं, वो बहुत अच्छा पॉइंट दिया। और लेकिन एक जो चीज चाह रहे थे लोग, पहली चीज चाह रहे थे कि गवर्नमेंट वैकेंसीज बढ़ी जाए। अभी सारे डिपार्टमेंट में, चाहे टीचिंग में हो चाहे जुडिशरी में हो, एक तरफ तो बैकलॉग है और दूसरी तरफ वैकेंसीज है। दूसरी तरफ एक कॉर्पोरेट चाह रहा था कि कुछ इंसेंटिव दिया जाए उनको ताकि वो और लोगों को हायर करे, वो ऐसा कोई इंसेंटिव नहीं मिला। तीसरा, हमारा जो सारा एजुकेशन सिस्टम है वो ब्रिटिश इनहेरिटेड है, जो कि जबकि हमारा जो ओरिजिनल टेक्निकल पहले क्या था, नालंदा और तक्षशिला में व्यक्ति को सिखाया जाता था कि कैसे एक अच्छा आर्चर बने, कैसे एक अच्छा स्नेक चार्मर बने। कोई भी एजुकेशन BA MCOM ये सब नहीं था। अभी क्या है, ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम इंडिया में होने की वजह से हम स्किल नहीं दे रहे। तो जर्मन का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको फॉलो करने की बात थी और लोगों को स्किल करने वाली बात थी। तो वो भी कुछ ऐसा हो नहीं रहा कि वो एम्प्लॉयबल बने। प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि व्यक्ति के पास ये डिग्री है वो डिग्री, लेकिन ना टाइपिंग आती है, ना खाना बनाना आता है, ना ड्राइविंग आती है। तो इसलिए हमारा जो यूथ है वो एम्प्लॉयबल नहीं हो रहा है। ये बड़ा सवाल इन तीनों स्टेप्स पे मेरे हिसाब से सरकार को एक्ट करना चाहिए था, कोई एक एक्शन लाना चाहिए था और एक विजन प्लान जो उन्होंने 10 पॉइंट ऑफर किए उसको एकदम से। और मैं आपको मुद्रा योजना में भी बस एक लास्ट बात बोलना चाहूंगा मुद्रा योजना के लिए कि 2.5 करोड़ लोगों को फायदा हुआ, लेकिन साथ में 11, तो उसमें ज्यादातर विमेन भी हैं और SC ST भी हैं, तो बड़ी अच्छी स्कीम है। लेकिन इसमें 11,000 करोड़ के NPA आ गए और RBI के गवर्नर ने कहा है कि अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो नेक्स्ट मेजर डिजास्टर होगा मुद्रा लोन में। ठीक है, 4.5 सालों के दौरान कितनी नौकरियां आप लोग पैदा कर पाए प्रिया जी? ये आपसे सवाल कांग्रेस भी करती है, आम इंसान भी ये पूछता है कि आपने ऐसा क्या कर दिया जिसको लेकर के। 12 करोड़ से ज्यादा, मैं बताऊंगा कैसे। हाँ जल्दी, पहले प्रिया जी से पूछ लेता हूँ, आऊंगा आपके पास जी। देखिए, हमने जितनी भी स्कीम्स निकाली हैं वो कहीं ना कहीं हर जगह पर रोजगार पैदा कर रही हैं। आप ये बताइए, डेवलपमेंट का जब इतना कार्य हुआ है 4 साल में, तो हम कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो बिना लोगों के हुआ होगा? हंस रहे हैं आपके ऊपर, आपकी बातों पे हंस रहे हैं कमला कर। वो उनको इसलिए नहीं समझ में आएगा क्योंकि उन्होंने स्कीम्स ही नहीं निकाली, उन्होंने स्कैम्स निकाले। 10 साल में 9 स्कैम्स निकाले, तो स्कैम वालों को स्कीम समझ नहीं आती है। क्यों मुस्कुरा रहे हैं कमलाकर जी?
ये सिंपल सी बात है, रोजगार में जिस तरीके से कमी हुई है, रेलवे जो सबसे बड़ा एम्प्लॉयर था उसमें 35% जियो ला करके कम किया गया, गवर्नमेंट ऑर्डर ला करके। आपके अभी सौरभ भाई ने बताया जो मुद्रा लोन था वो 11,000 करोड़ से ज्यादा का एनपीए हो गया। आपका आरबीआई का गवर्नर रिजाइन करके भाग जाता है। 2.5 करोड़ नौकरियां भी तो हुई, पहली बार ऐसा होता है। 2.5 करोड़ नौकरियां भी तो हुई ना। आपने नौकरियां दी ही नहीं प्रिया जी, आपने लोगों की पीठ में छुरा भोंका है। 27 किलोमीटर पर डे के हिसाब से रोड कंस्ट्रक्शन तो बस मशीनों द्वारा हो गया, उसमें तो लोग लगे ही नहीं, नौजवानों का इसमें तो लोग लगे ही नहीं। गुलरेज शेख साहब, पढ़े लिखे नौजवानों का मजाक उड़ाया गया। आप ये समझिए इमरान भाई कि जिस तरीके से इन लोगों ने, हम लोगों ने जननी सुरक्षा योजना लाई बच्चा पैदा होने पर, उसके बाद राइट टू एजुकेशन लाया बच्चा जब बड़ा होने लगे, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट के लिए मनरेगा लाई। तो उस समय आप मनरेगा तक रुक गए थे, आप मनरेगा तक रुक गए थे, सिर्फ आप मनरेगा तक रुक गए थे जहां पर गड्ढा खोदो कार्यक्रम ही चल रहा था, उसको डेवलपमेंट के रूप में। आज भी ये लोग फंड उस पे आज भी बहुत अच्छा फंड दिया, आज भी बहुत अच्छा फंड दिया। आपने तो 10 साल तक, लेकिन हमने कभी भी लोगों को जुमलेबाजी लफाजी में फंसाने की कोशिश नहीं की। हमने ग्राउंड लेवल पे डिलीवरी दी है, हमने किसानों के लिए काम किया, हमने नौजवानों के लिए काम किया। मोदी जी ने उसे बनाकर दिया। डॉक्टर गुलरेज शेख आप भी बता दीजिए। ठीक है प्रिया जी, ठीक है, ठीक है। पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। आपका आरबीआई सड़क पर, सीबीआई सड़क पर, ये आपका ईडी सड़क पर, सारे लोग सड़क पर आ गए। स्टैटिस्टिकल आपके सीबीआई के दो टॉप ब्रासेस आपके गुजरात के लाए हुए अस्थाना जी और वर्मा जी, दो टॉप ब्रासेस जो है वो भ्रष्टाचार पर लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। और 4 उनको भी सुन लेते हैं, दूर है उनको सुन लेते हैं। आपका आरबीआई का गवर्नर जो है सर, एक मिनट, कमलाकर जी, ठीक है, आपने रख दिया अपनी बात। कमलाकर जी रख दिया आपने अपनी बात। डॉक्टर गुलरेज शेख जी आप बता दीजिए, कमलाकर जी ने जो बात कही, नौजवानों का मजाक बनाया गया है, मखौल उड़ाया गया है, उनको पकौड़े तलने से लगाने की योजना है, आप ही की बात करेंगे। नाले में से निकाल रहे थे, प्रधानमंत्री जी नाले में से गैस निकाल रहे थे इमरान भाई। ठीक है कमलाकर जी, ठीक है, समझ में आ गया आपकी बात। अभी प्लीज नहीं, मैं बोलना चाहूंगी एक बार। मैं ये उनको भी बोलना सुन लेते चाहती हैं, दूर हूँ, है। वो बार बार इल्जाम लगा रहे हैं कि हमने 4 साल कुछ नहीं किया और अभी हम ये जुमलेबाजी कर रहे हैं। उनको बोल दूं कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऐसे ही नहीं होता है, उसके लिए आपको बैंक अकाउंट चाहिए होता है। तो जन धन हमने, अरे जन धन में आपको ये पता है कि नहीं, 12.5 करोड़ लोगों का जन धन जो है विपक्ष है भाई, वो तो भाई सवाल ना, विपक्ष वो जब आंकड़े की बात पुराना शेर है इमरान भाई कि अपने हाकिम की फकीरी पे तरस आता है जो गरीबों से पसीने की कमाई मांगे। इन्होंने तो जनधन योजना में जो गरीब आदमियों ने पैसा जमा किया था, आपकी बात तो सर मजदूरों को गिफ्ट बेशुमार मिले हुए, आपकी बात तो मजदूरों को गिफ्ट बेशुमार मिले। चलिए ठीक है, बैलेंस न रखने पर पैसे कट रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हो गई सियासी बात, ठीक है, सियासी बातें हो गई, पैसा हो गई प्रिया पैसे कट रहे हैं, पैसे जमा करने पर पैसे कट रहे हैं। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, उसको कम करने का काम पीडीएस सिस्टम में जितनी दिक्कतें थी उसको कम करने का काम ठीक है सर। एक मिनट उनको सुन लेते हैं, वो दूर है, तो फिर मैं आप लोगों के पास आ जाऊंगा। ये जो बता रहे हैं नौजवानों के साथ मखौल हुआ है गुलरेज शेख साहब, पकोड़े तलने से आप लोगों ने लगवा दिया, क्या किया? उनको न्यू टेक्नोलॉजी समझ नहीं आती। हाँ बोलिए, आपसे जो टेक्नोलॉजी पकौड़े तलना है, वेरी गुड। नौकरी आई मार्वल ऑन यू, नौकरी मानते आई मार्वल ऑन यू कि आपकी समझ नहीं है। पकौड़े की तो बात सुन तो लीजिए प्रिया जी, सुन तो लीजिए। हाँ देखिए 2 करोड़ से अधिक लोगों को नौकरी मिली है जो ईपीएफओ का डाटा दर्शाता है। दूसरी चीज जो 5.5 करोड़ से अधिक लोगों ने मुद्रा के माध्यम से, माइक्रो फाइनेंसिंग के माध्यम से स्वरोजगार प्राप्त किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पिछली सरकार के मुकाबले 3 गुना अधिक सड़कें बनी है। और जो एम्स है, जितने एम्स आज यहाँ चल रहे हैं भारत में, उसके 2/3 इसी सरकार ने बनाए हैं। 100 का आंकड़ा हम लोगों ने पूरा कर दिया है।
विमान के। चलिए ठीक है गुरुजी जी, बिल्कुल मेरे पास वक्त नहीं है, मैं तमाम मेहमानों से माजरत चाहूंगा जी सर, वक्त पूरा हुआ जाता है। आप तमाम लोगों का इस बहस में आने के लिए शुक्रिया। बहुत सी बातें हमने आसान लफ्जों में समझने की कोशिश की और सियासी बातें भी हुई। जाहिर सी बात है 2019 सामने है तो हर रोज सियासी बातें होंगी और हर बात पर सियासत भी निकाली जाएगी। और ठीक है, सरकार ने भी अपना काम किया और वोटों के लिए ही किया है, ये जाहिर सी बात है, इलेक्शन है। इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। आप रहिए जी सलाम के साथ।